साथ प्रगति और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। समाचारों के इस बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर नजर। भूपेश बघेल ने संगठन में बिखराव की बात को नकारा, कहा अफवाहों पर नहीं कोई सच्चाई, भाजपा के आरोपों को ठहराया बेबुनियाद। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर आमने सामने की सियासत, भूपेश बघेल ने लगाया चुनावी फंडिंग का आरोप, तो गौरव भाटिया का जवाब, राज्य सरकार भी लगा सकती है प्रतिबंध। पूर्व मंत्री राजेश मुड़त ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सरकार पर लगाए पीएम आवास न देने के आरोप, कहा आपस में बांटने की राजनीति कर रहे भूपेश। राजधानी भोपाल में करोड़ों का चरस बरामद, क्राइम ब्रांच के 3 आरोपियों को दबोचा, नेपाल से जुड़ा तस्करी का तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए संगठन में बिखराव की बातें सिरे से नकार दी। उन्होंने कहा कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं राजेश मुड़त के बयान पर भूपेश बघेल का कहना है कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। भूपेश बघेल ने भाजपा पर घोषणा पत्र अब तक जारी न कर पाने को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि विपक्ष के लोग पहले तैयार करते हैं घोषणा पत्र, पर बीजेपी नहीं कर पाई। वहीं घोषणा पत्र आने से पहले हम जनता से 3 वादे कर चुके हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, 20 क्विंटल धान खरीदी, आवास देना सहित और अन्य कई घोषणाएं हमने की हैं। रमन सिंह को महाघोटालेबाज बताते हुए भूपेश बघेल ने उनके नामांकन में राजनांदगांव आए अमित शाह पर भी निशाना साधा। ये तो जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, पहले हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने नहीं कही, केवल इतना कहा उल्टा लटका देंगे। और सब महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, वो कर नहीं रहे हैं और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं ना, उस प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करोगे ये नहीं बताया। मतलब आपकी नीयत ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम किया जाए और बदनाम करके सत्ता में आया जाए और सारे जो संपत्ति छत्तीसगढ़ की जितने खदान हैं, फैक्ट्री है, सबको अडानी समझो। इनका एकमात्र एजेंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। 3 घोषणाएं हमने की। पहली बात जातिगत जनगणना करेंगे, नंबर 1 जो राहुल जी घोषणा की। दूसरा विधानसभा में मैंने कहा था 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, ये तीसरी बड़ी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी एक तक वो शुरुआत तक नहीं की है, हमारी सत्ता में रहते 3 घोषणा हमने कर दी। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। पूरे देश में पैर पसार चुका ऑनलाइन सट्टा ऐप अब 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी छा चुका है। इस ऐप पर लोगों को सट्टा लगाने के लिए कई ऑफर भी दिए गए हैं और राज्य में कितनी सीट है, उनमें कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी, ऐसे कई विकल्प ऐप में दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बाकायदा प्रोफाइल भी बनाई गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर देश के कई राज्यों में ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों में ईडी की रेड कार्रवाई की जा रही है। महादेव ऐप किंग छत्तीसगढ़ निवासी सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल के खिलाफ 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है। सौरभ चंद्राकर दुबई में रहकर वहीं से इस ऐप को अपने गुर्गों के माध्यम से भारत में संचालित कर रहा है। वहीं कार्रवाई की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर सैकड़ों लोगों को धर दबोचा है, लेकिन मुख्य सरगना पहुंच से दूर है। ऑनलाइन सट्टे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो सूबे के मुखिया का कहना है, केंद्र सरकार आखिर इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर देती? सरकार क्या युवाओं को सट्टा का लत लगाना चाहती है? बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को चुनावी फीडिंग तो नहीं कर रही, इसलिए इसे बैन नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की। 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 450, और उसमें हमने खुद ही कहा लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार ने किया, ये केंद्र सरकार का। मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?
ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की हाँ वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये सवाल इस बात का है कि उस ऐप के जरिए जो पैसा जा रहा है उससे आपका कोई भयादोहन तो नहीं कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात थी। केंद्र सरकार द्वारा सट्टे पर बैन नहीं लगाए जाने को लेकर गोलमोल जवाब देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों से इस पर कार्रवाई कर सकती है। वो अपने आप को असमर्थ बताते हैं। एक बार अपनी क्षेत्र अधिकार को जाने। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे यहाँ बैन करेंगे। वो एक बार अपना क्षेत्र अधिकार और अपनी ताकतों को जाने। प्रदेश सरकार के पास सारी ऐसी शक्तियां हैं कि वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि भूपेश बघेल जी भी मानते हैं कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार हमारी बनेगी और कार्रवाई भी भ्रष्टाचारियों पे होगी। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। भोपाल की उत्तर विधानसभा कांग्रेस का वो मजबूत किला है जिसको भाजपा कभी गिरा नहीं पाई। शिवराज लहर से लेकर मोदी लहर तक उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही राज रहा है। 1998 से लगातार विजय का परचम लहराते रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता आरिफ अकील ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र आतिफ अकील को बनाया है। अकील ने अपने बेटे को इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनवाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा को उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2008 में इसी विधानसभा से आरिफ अकील से आलोक शर्मा चुनाव हार चुके हैं। अब उनके पुत्र से आलोक शर्मा का सामना है। राजधानी में कांग्रेस के लिए जीत का पर्याय बन रहे अकील अब सक्रिय सियासत से एक अर्धविराम जरूर ले रहे हैं, लेकिन बेटे आतिफ अकील की सियासी नाव को फिलहाल रवानी देने पर जोर है और बीमारी के हालात के चलते अकील ने खुद को चुनावी मैदान से बाहर कर लिया है। उन्होंने अपनी जगह अपने मझले बेटे आतिफ को मैदान दिया है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि टिकट फाइनल होने के बाद भी आतिफ का सिर्फ नाम ही मैदान में है, जबकि सियासी गुड़ाभाग और जीत के सारे सूत्र अकील अपने ही हाथ में रखने वाले हैं। उनकी लंबी राजनीतिक सूझबूझ और चुनावी मैनेजमेंट आतिफ अकील के लिए आसानियां लाने का कारण बनेगा, ये अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं आतिफ अकील के सामने राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले नेता आलोक शर्मा मैदान में है। आलोक मुख्यमंत्री शिवराज के बहुत करीबी माने जाते हैं। पूर्व महापौर के साथ साथ स्थानीय नेताओं के साथ आलोक शर्मा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने भी उत्तर विधानसभा में रोड शो कर वोट भी मांगे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने आलोक को दूसरी बार उत्तर विधानसभा से टिकट दिया है। 2008 में आरिफ अकील के सामने चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपना मजबूत किला बचाने में कामयाब होगी या इस बार आरिफ अकील का चुनाव न लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुखालिफ लोगों का मुकाबला तो पिछले 20-25 सालों से होता आ रहा है। जैसे मेरे वालिद को अवाम ने हमेशा अवाम वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, तो अवाम जैसे मेरे वालिद को हमेशा से इलेक्शन जिताती हुई आई है, मुझे उम्मीद है अवाम वैसे ही मुझे इलेक्शन लड़ाएगी और जिताएगी। मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई उसको पूरा करेंगे। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। इस बार आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना लाड़ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे जिताइए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाइए। मैं आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी समस्याओं के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर समस्या का निराकरण करूंगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व पर जहां 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना किए जाने की परंपरा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली रामलीला के मंचन को भी देखने दूर दूर से ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। दुर्ग जिले के ग्राम रिसामा में भी रामलीला के 8 दिवसीय मंचन का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम रिसामा में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है, जो खास आकर्षण का केंद्र है। इस रामलीला की विशेष बात यह है कि यहाँ विगत 67 वर्षों से रामायण मंडली के द्वारा रामलीला का प्रतिवर्ष मंचन किया जा रहा है, जिसमें मंडली के करीब 40 सदस्यों की सहभागिता रहती है। रामायण के सभी पात्रों का किरदार पुरुष कलाकार ही निभाते हैं।
रामायण मंडली के पदाधिकारियों की माने तो वर्ष 1956 में मंडली की स्थापना के बाद से लगातार यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के नामी कलाकार भी रामलीला के मंचन में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। वहीं गांव के सरपंच गीत महानंद ने बताया कि रामलीला के मंचन से देश की संस्कृति व संस्कारों से गांव के युवा और बच्चे परिचित हो रहे हैं और ग्राम पंचायत भी इस आयोजन में अपना पूरा सहयोग देती है। देखिए आदरणीय, हमारे पूर्वजों ने लीला का शुरुआत किया था, समय के अनुसार बीतते गए, पुराने जो रिटायर होते गए, हम लोग नए जुड़ते गए। वर्तमान स्थिति में वह हमारा उद्देश्य है और संकल्पित है कि हमारे यहाँ का रामलीला मंडली संचालित होता रहे। कि इस परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाना है, बच्चों को प्रोत्साहित करके उसको कलाकार बनाओ, आगे तक ले जाओ। और वास्तव में उपलब्धि हुआ कि आज विकासखंड स्तरीय रामलीला प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला और साथ ही राज्य स्तरीय और प्रदेश स्तरीय तीनों स्थानों पर हमें कंपटीशन करने का अवसर मिला। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है तभी से आते हैं मंडली वाले कि हमको प्रोग्राम करना है, उसी टाइम वो बता देते हैं कि कितने दिन का करना है। तो इस साल ये 8 दिन का कर रहे हैं, इससे पहले थोड़े कम समय का कर रहे थे। तो हमने भी कहा कि ठीक है, हमारी जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है और बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम अपने कल्चर को जानेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है कि इसके माध्यम से बच्चे कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। 8 दिवसीय इस आयोजन को देखने आसपास के गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सारा माहौल भक्तिमय हो गया है। दुर्ग से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एकात्म परिसर रायपुर में भाजपा प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मुड़त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल जनता के साथ छल कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जब से भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनी, तब से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, सनातन आस्थाओं को चोट पहुंचाने और समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएम आवास योजना, केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की सरकार यहां के हितग्राहियों को नहीं दे रही है और उसका गलत प्रचार कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के जैसी भूपेश सरकार ने अपनी योजना शुरू की, कांग्रेस अपने वादे से मुकर रही है। पट्टे के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से ये मकान अपने समर्थकों को किराए से दे रहे हैं। राज्य सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचा रही है। 75,000 रुपए में जो मकान गरीबों को मिलना था, वो पैसा सरकार डकार गई। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब को 75,000 रुपए में मकान देंगे। राजेश मुड़त ने आगे कहा कि बघेल ने हमेशा संप्रदाय को भड़काने का काम किया है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मुड़त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम के बयान पर पलटवार किया है। और इनके जन घोषणा पत्र में है स्पष्ट कि शहरी क्षेत्र में 2 कमरे का पक्का मकान, जिसके पास पट्टा नहीं उसको पक्का दूंगा। पट्टे के नाम पर लाखों लोग आज भी राजधानी में वंचित हैं। अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए नियम कानून कायदों को किनारे रख करके कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर उनको मकान दे रही है, जिसमें सर्वे के अंदर नाम नहीं है। यह बात मैं तथ्यों के साथ में कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। वो ये स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 75,000 रुपए में गरीब परिवार को मकान मिलेगा। वो उसका हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवानगन ने नामांकन के बाद पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में उत्तर ब्लॉक के क्षेत्र बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसंपर्क का आगाज किया। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर ब्लॉक के क्षेत्र बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवानगन ने
जनसंपर्क का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दलबल के साथ वार्डवासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और अपने पक्ष में जन समर्थन का आग्रह भी किया। गिरीश देवानगन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, भाजपा के प्रत्याशी रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री और 5 साल विधायक रह चुके हैं, लेकिन राजनांदगांव विकास से कोसों दूर है। रमन सिंह पर विजनलेस का आरोप लगाते हुए देवानगन ने कहा कि किस्मत के चलते वे मुख्यमंत्री बनकर किसान, व्यापार, युवा एवं महिलाओं का राशन कार्ड काट कर ठगने का काम किया है। 15 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए और 5 साल विधायक रहते हुए राजनांदगांव क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। एक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए, कहीं विकास नहीं है। उसका कारण है डॉक्टर रमन सिंह जी के पास विजन नहीं है, विजनलेस मुख्यमंत्री रहे हैं। वो किस्मत से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, किसानों को ठगने का काम किया है, व्यापारियों को ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, महिलाओं को राशन कार्ड काटने में ठगने का काम किया है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। बस्तर में चुनावी बिगुल बज चुका है और नामांकन प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बस्तर में पहले चरण के चुनाव को लेकर बस्तर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अंदरूनी इलाकों में जाने को लेकर सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के मूवमेंट पर रक्षा बलों की भी नजर बनी रहेगी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अंदरूनी क्षेत्रों के दौरे में जाने के पहले जानकारी देने की बात कही गई है, जिसे लेकर अब बस्तर पुलिस सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी करने वाली है। इसकी जानकारी देते हुए बस्तर आईजी ने बताया कि नामांकन के बाद अब प्रचार की शुरुआत भी हो गई है और संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और सुरक्षा बलों को अलर्ट भी कर दिया गया है। चूंकि बस्तर में पहले चरण में ही 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और सभी दलों के नेताओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी दलों के नेताओं को सतर्क रहने को कहा गया है। बता दें कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में प्रचार करने जो नेता और कार्यकर्ता जाएंगे, सभी से पुलिस की मदद करने को कहा गया है और दौरे की जानकारी भी साझा करने की बात कही गई है। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले शराब, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को लेकर पुलिस अभियान चला रही है। उसी अभियान के तहत भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 1 करोड़ की चरस बरामद की है। ये चरस नेपाल से लाई गई थी। भोपाल क्राइम ब्रांच की मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई जारी है। नेपाल से तस्करी होकर आ रही चरस बरामद करने में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 10 किलो चरस बरामद की गई है। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि ये चरस भोपाल के इतवारा, कोलार, शाहजहानाबाद, गौतम नगर सहित अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके का रहने वाला सलमान है, जो बर्तन बेचने का काम करता है। यहीं भोपाल में फुटकर चरस सप्लाई करता है। वहीं 2 अन्य आरोपी सोनू कुमार और वीर किशोर बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि यही नेपाल से मादक पदार्थ लाते हैं। पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो चरस का हमने कंसाइनमेंट पकड़ा है। ये पहले की तरह ये भी नेपाल के थ्रू बिहार आता है पहले, और फिर बिहार के माध्यम से कई कैरियर्स के माध्यम से यहाँ भोपाल और आसपास के जिलों में बेचा जाता है। तो अपने कुछ जो मुखबिर हैं उन्होंने हमें बताया था कि एक चरस का कंसाइनमेंट भोपाल आ रहा है। हम लोगों ने इसमें अपनी टीम लगा के रखी थी और सक्सेसफुली हमने इनको वहाँ से पकड़ा है। इनके पास से करीब 10 किलो चरस जो है बरामद हुई है, जो भोपाल के फुटकर विक्रेता के हिसाब से, फुटकर बिक्री के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए की होगी। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज।
इंदौर में बंद पड़ी प्लेथिको फार्मा कंपनी में नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने फैक्ट्री के गार्ड को डराने के लिए फायरिंग भी की। बदमाश 2 बार फैक्ट्री में पहुंचे। पहली बार गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब वे चोरी कर ले जा रहे सामान को छोड़ गए थे। बाद में तड़के हथियार लेकर पहुंचे और कबाड़ का सामान ले गए। फिलहाल क्राइम ब्रांच क्षेत्रीय चंदन नगर पुलिस सरगर्मी से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्राम कलारिया में पिछले 6-7 सालों से बंद पड़ी प्लेथिको फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में बीती रात डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यहां करीब 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर गार्ड को डराने की कोशिश भी की। बता दें कि यहां 10 गार्ड और सुपरवाइजर तैनात रहता है। ये नकाबपोश बदमाश 2 बार फैक्ट्री पहुंचे। वे पहले रात 2 बजे और फिर तड़के करीब 5 बजे फैक्ट्री में पहुंचे और कबाड़ का सामान ले गए। गार्ड सुपरवाइजर ने सुबह पुलिस को सूचना दी। बदमाश जो है एक बार रात में 1:30 से 2 के बीच में आए साहब, तो लोगों को फिर खदेड़ दिया, सामान छोड़ करके भाग गए। उसके बाद सामान ला करके उनका जो है इधर यहाँ पर रख दिया गया। फिर ये बाकी जो गार्ड अंदर थे वो कहाँ छुप गए? बाकी जो सबको कवर किया ना साहब, 2-3 तो थे नहीं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर सबको बना लिया था, बैठा लिया था यहाँ पर सब बंधक बने उनको। हाँ सब। जांच के लिए क्राइम ब्रांच चंदन नगर थाना पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस का मानना है कि इस घटना में स्थानीय बदमाशों की संलिप्तता लग रही है, फिर भी पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। प्लेथिको फार्मा करके एक फैक्ट्री है, वहाँ के गार्ड ने जो है वो थाने पर सूचना दी कि जो है कुछ बदमाश जो है वो आ गए हैं और वो यहाँ पे पथराव और फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। जिस पर से सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जो है यहाँ प्लेथिको फार्मा पहुँच गई थी और यहाँ पे सर्च वगैरह किया गया है और किसी प्रकार के अभी आरोपी मिले नहीं हैं। पुलिस शक के आधार पर यहाँ तैनात सभी सिक्योरिटी गार्ड के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है कि कहीं उनकी मिलीभगत तो नहीं। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख विष्णु साव के नेतृत्व में शासकीय ग्रंथालय में पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संयोजक एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। राजनांदगांव के शासकीय ग्रंथालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम विजयदशमी से पहले आयोजित कर शस्त्रों का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद स्वयं सेवकों के द्वारा शहर भ्रमण कर कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का संदेश दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग की शुरुआत 1927 में नागपुर में हुई थी। उस दौरान यह 3 सप्ताह तक चले थे और इन्हें ग्रीष्मकालीन वर्ग कहा गया। फिर कुछ सालों के बाद इनका नाम अधिकारी शिक्षा वर्ग हो गया। बाद में वर्ष 1950 में इन वर्गों को संघ शिक्षा वर्ग के नाम से जाना जाने लगा। साल में 6 बार विभिन्न तिथियों पर प्रत्येक जिले और खंड में पथ संचलन का उत्सव मनाया जाता है। इस संचलन के माध्यम से अधर्म पर धर्म का विजय और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए कार्य करता है। शस्त्र पूजन के बाद संचलन के साथ नगर में गणवेश के साथ संचलन करते हैं और समाज को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना का संदेश देते हैं। और ये सन 1927 से हर वर्ष ये उत्सव हम लोग संचलन करके ही मनाते हैं। ये प्रत्येक जिले, प्रत्येक खंड में ये उत्सव विभिन्न तिथियों में मनाते हैं। संचलन यानी सबको एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन के माध्यम से एक साथ चलने के लिए, समाज के साथ गति मिलाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए 1927 से लगातार यह संचलन कर रही है और अधर्म पर धर्म की विजय, हम अपने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हम काम करते हैं। सभी को एक साथ चलें, एक साथ कदम मिलाकर चलें, यही हमारा पथ संचलन का उद्देश्य रहता है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का मतदान 2 चरण में होने वाले हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन से पहले दिन ही कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा और वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे नामांकन फॉर्म लेने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगी। साजा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे के साथ बेमेतरा विधानसभा के उम्मीदवार आशीष छाबड़ा ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीदे।
इस दौरान रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर 9वीं बार भरोसा जताया है, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बेहद सौभाग्य का और गर्व का क्षण होता है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने मंथन के बाद अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें बालाघाट से कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री एवं जिला महामंत्री मौसम हरिन खेड़े पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वहीं 15 अक्टूबर को प्रदीप जायसवाल भाजपा में शामिल हुए, जिन्हें भी वारासिवनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपनी पुत्री मौसम हरिन खेड़े के नाम को आगे किया, जिसको लेकर विगत कई महीनों से पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में मौसम हरिन खेड़े को आगे किया जाता रहा था। भाजपा के चुनावी सर्वे में सूत्रों के अनुसार मौसम की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। पार्टी के अंदर ही कुछ दिग्गज नेता मौसम के नाम को लेकर संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते पार्टी को मंथन करना पड़ा। आखिरकार गौरीशंकर बिसेन की इच्छा पर पार्टी ने मुहर लगा दी और उसके बाद मौसम के समर्थकों ने जिला भाजपा कार्यालय और गृह निवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान मौसम हरिन खेड़े ने कहा कि पूरे परिवार सहित पार्टी का सहयोग प्राप्त है। दूसरी तरफ वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को भी भाजपा ने सदस्यता लेने का तोहफा 5वीं सूची में दे दिया है, जिसके बाद जायसवाल को जनसंपर्क कार्यालय में बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि विगत 3.5 साल की मेहनत का फल आज मुझे पार्टी द्वारा दिया गया है। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। मैं पार्टी नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि मुझ में विश्वास जताकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बालाघाट विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारा पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे। मेरे पिता ने वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अभी भी जो कुछ कसर रह गई है उसको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव युवाओं को, यूथ को और महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया। आपने देखा कुछ महापूर्व लोकसभा में महिला बहनों को लोकसभा में और विधानसभा में विधान परिषदों में 33% आरक्षण मिले। इस तरह का विधेयक भी पास हुआ। मुझे लगता है कि इसी श्रृंखला को मजबूत करने की दृष्टि से बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और हमारी काफ़ी दिनों से सभी की ख्वाहिश थी कि युवा पीढ़ी को अवसर मिले और मुझे लगता है कि प्रदेश तथा केंद्र के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो सम्मानजनक है, स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के साथ जो 3.5 साल मैंने जनता का समर्थन देके क्षेत्र में विकास का कार्य मैंने करवाया, उस अनुभव के आधार पर मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। टीकमगढ़ के कांग्रेस नेता ने असम की सीआईडी पुलिस द्वारा की गई 63 करोड़ के फ्रॉड मामले की छापेमारी कार्रवाई को गलत बताया और कहा वह निर्दोष है। बता दें, बीते दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जो टीकमगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला से लंबी पूछताछ ठगी के मामले पर की गई थी। टीकमगढ़ जिले में पिछले दिनों हुई असम के गुवाहाटी की सीआईडी पुलिस की छापेमार कार्यवाही को कांग्रेस नेता शाश्वत सिंह ने गलत बताया और कहा उनको राजनीतिक द्वेष भावना से फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। बता दें कि 19 तारीख को उनके घर असम के गुवाहाटी सीआईडी पुलिस ने छापेमार कार्यवाही कर कुछ घंटों पूछताछ की थी, जिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जो टीकमगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला पर 63 करोड़ के ठगी मामले को लेकर 2022 में कोर्ट के निर्देश पर धारा 420 के अलावा 19 धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें शाश्वत के मामा सहित 2 लोग दिल्ली और एक गुवाहाटी का नाम शामिल है।
इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेता सिंह का कहना है कि 1 साल बाद ही क्यों कोर्ट के आदेश पर समन भेजकर हमारे घर रेड डलवाई गई, जबकि घोटाले से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। देश में इतने बड़े बड़े करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं मगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वहीं उनका कहना है कि उनके साथ जिन 4 और लोगों पर मामला दर्ज किया गया था वह सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। महीनों से लोग, सालों से लोग बाहर हैं, दिख रहे हैं, मीडिया पे दिख रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, उन पे तो सीआईडी जाके कोई कार्रवाई करती नहीं। और मेरे ऊपर बिना तथ्य जाने मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरा सर्च किया और पूरा घर उन्होंने जांच पड़ताल की और उनको एक भी कागज़ यहाँ से मिला नहीं। जाते जाते वो ये सब मीडिया के सामने भी कह गए कि हमें कोई भी तथ्य नहीं मिला और मेरा मोबाइल भी जब्त करके ले गए। और मैंने उसमें कोई भी हमने परेशानी उनको नहीं होने दी और उन्होंने जो जो चीज़ें मांगी, हमारा आधार कार्ड मांगा वो भी हमने प्रेजेंट किया, हमारा पैन कार्ड मांगा वो भी हमने प्रेजेंट किया और हमारा मोबाइल भी मांगा तो वो भी हमने उनको प्रेजेंट कर दिया और वो हमारा सब कुछ सामान लेके चले गए। लेकिन ये प्रॉम्प्टनेस देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के तहत ये कार्रवाई हमारे ऊपर की गई। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, इंडिया टाउन न्यूज़, टीकमगढ़। मंडला जिले के थाना मोतीनाला क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपने ही पिता को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतारा, जिसे पुलिस की टीम ने छानबीन के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना मोतीलाल क्षेत्र के अंतर्गत पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा था, जिस पर पुलिस ने खुलासा किया है। शराब के नशे में धुत होकर पुत्र घर पहुंचा और रोजाना की तरह पिता से अपने नाम संपत्ति कर देने की बात कही, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुत्र धारदार हथियार मारकर पिता को मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी की छानबीन कर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसमें मृतक की जो बहू है कमलेश्वरी हुई के, उसने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि एक दिन पहले वो घर पर जब आई तो देखा तो उसका पति पलंग पर लेटा हुआ था और नीचे पलंग के नीचे उसका ससुर जो है बड़ी गंभीर और घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और वो पानी पानी चिल्ला रहा था। तो इसने पति से बात की तो इसने जवाब नहीं दिया। उसने अपने ससुर को बाहर खींचा, उसको पानी वानी पिलाने लगी, सांत्वना देने लगी तो उसका पति उठा, अपनी पति को ही दम दिया कि तुम यहाँ कैसे आ गई, हटिए यहाँ से। तो वो डर के मारे बेचारी बाहर आई, क्योंकि शराब पीने का भी आदी था। जब वो उसने और लोगों को इकट्ठा किया उसकी पत्नी ने, और वो जब स्पॉट पे पहुंची तो देखी तो वो उसका ससुर जो है, उसके पति ने ही बताया कि बोले अभी तो मर गया, मैंने मार डाला इसको। तो इस तरह से प्रथम सूचना दर्ज हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, जिसे पुलिस जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज़। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री नीता डिसूजा ने पत्रकार वार्ता कर महिलाओं के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को घेरा। नीता डिसूजा ने कहा कि मामा के राज में महिलाओं का जीवन बर्बाद हो चुका है, न बालिकाएं सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा घेर रही है मध्य प्रदेश के 18 साल तक राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान को, और इसके लिए आए दिन पत्रकार वार्ता पार्टी प्रवक्ताओं के द्वारा राजधानी भोपाल में की जाती है। भोपाल में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने महिलाओं और बेटियों के मुद्दे पर मामा को घेरते हुए कहा कि शिवराज ने घोषणा की थी कि कोई बलात्कारी प्रदेश में पकड़ा जाए तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि रोज 18 बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कितनों को फांसी दी जा रही है? क्या यह सत्य है कि महिलाओं को लुभाने के लिए एक जमुला था या आश्वासन था? महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर यह मामा एक अपवाद है। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन जो नौटंकी मुख्यमंत्री ने की, महिलाओं को 250 रुपए तोहफे के तौर पर खाते में डाले हैं। यदि वे तोहफा देना ही चाहते थे तो उनकी सुरक्षा और सम्मान का तोहफा देते। मुख्यमंत्री जी के घर से 2 किलोमीटर दूर जब एक भाई अपनी बहन को जब लोग छेड़ रहे थे, उससे गुंडे उनको छेड़ रहे थे, उनको बचाने गए, तब वहां के गुंडों ने उनसे मारपीट की और पीसीआर कुछ ही दूर थी। क्या यही सीख है? क्या यही सिखाया जाता है इनको? मध्य प्रदेश की लड़कियों ने ये ठान लिया कि हम लड़ेंगे बढ़ती बेरोजगारी से, मध्य प्रदेश में हम लड़ेंगे बढ़ती महिलाओं के अपराधों पे, मध्य प्रदेश में हम लड़ेंगे
इस भ्रष्ट सरकार से, और हम मध्य प्रदेश की महिलाओं के हित में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, साबित कर देंगे ऑन ग्राउंड। और यहाँ पे हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर रहेंगे। तमाम हमलों को झेलने और फिर उन पर पलटवार करने में माहिर शिवराज सिंह चौहान ने नेता डिसूजा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। महिलाओं, बहनों और बेटियों का सम्मान मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है, यह अंतर आत्मा का विषय है। देखिए, ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया है। बहन और बेटियों का सम्मान मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है, अंतर आत्मा का विषय है। नवरात्रि चल रही है, हृदय से हम ये मानते हैं कि माँ, बहन और बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो ना देश बढ़ सकता, ना प्रदेश बढ़ सकता। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मातृशक्ति सेवा महिला मंडल एवं समस्त ग्रामवासी लेबर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार 7वें वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर लेबर से दिगटान तक चुनरी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार जिले के लेबर मातृशक्ति सेवा पंडाल के द्वारा बीते 7 सालों से भव्य चुनरी और कलश यात्रा निकाली जाती है। बैंड बाजों और देवी गीत की धुन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। सुबह 10 बजे लेबर से शुरू हुई चुनरी यात्रा दोपहर को दिगठान स्थित मालवा की वैष्णव देवी के नाम से प्रख्यात मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर ग्रामीणों ने माताजी की पूजन कर चुनरी अर्पित की। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा लेबर के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर सिजवानी एकल दूना होते हुए मालवा की मां वैष्णव देवी दिगठान मंदिर पहुंची, जहां पर माताजी को चुनरी अर्पित की गई। चुनरी यात्रा में समाज सेवी, राजनीतिक संगठनों, ग्रामीण द्वारा रास्ते भर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जो चुनरी यात्रा है, जो हम ये हमारा 7वां साल है जो लेबर समस्त ग्रामवासी की तरफ से निकलता है, और हर नवरात्रि के सप्तमी के दिन निकलता है। और इसमें लेबर की बहुत सारी महिलाएं रहती है, घाटा बिलोद की बहुत सारी, आसपास की गाँवों की बहुत सारी महिलाएं रहती हैं। हर साल अच्छा हम निकालते हैं, पर इस साल और भव्य रूप में ये चुनरी यात्रा निकली है। सब माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं, और लगभग 11,000 महिलाएं ने जुड़कर इस चुनरी यात्रा को सफल बनाया है, और सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। हमारे दिगठान के जितने संगठन के लोग हैं और हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं, बहुत अच्छी भव्य तरीके से निकाला है। धार से श्याम मंगल, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले बुकियों पर लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सटोरियों को पकड़ा है। इन बुकियों से पुलिस को करोड़ों के सट्टे का हिसाब मिला है। ये गिरोह पिछले 1 महीने से क्रिकेट सट्टेबाजी में सक्रिय था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शनिवार को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया। इंदौर क्राइम ब्रांच को टिप मिली कि इस मैच पर लसूडिया थाना क्षेत्र की एसएस टाउनशिप के पास शिव वाटिका के फ्लैट में सट्टा खेला जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने फ्लैट में दबिश देकर 7 सटोरियों को पकड़ा। इन सटोरियों से पुलिस ने 10 मोबाइल, आईडी बांटने का मॉड्यूलर, 4 लैपटॉप और करोड़ों के लेन देन का हिसाब पकड़ा। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके देखते हुए जो है लगातार जो सट्टा है उसके संबंध में जो है जांच पड़ताल की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। इसमें कार्रवाई अभी लसूड़िया क्षेत्र में करी गई है। इसमें एक किराए के उसमें घर में जो है उसमें 8 लोग लगभग जो है उसमें सट्टा खिलाते मिले हैं, और अभी इसमें जो है इनके पास से काफ़ी ढेरों मोबाइल बरामद हुए हैं और काफ़ी सारी अन्य डिटेल मिली है। इसको हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सटोरिये अलग अलग शिफ्ट में सट्टा लगाते थे। ये सभी भोपाल के रहने वाले हैं। इनके अलावा रैकेट के कुछ सदस्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो इंदौर में बैठकर करोड़ों का सट्टा लगा रहे थे। फिलहाल इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके दूसरे लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। ये लड़के लोग हैं और प्रथम दृष्टया इसमें जो है इन्होंने भोपाल के रहने वाले हैं सभी, और वहाँ पे इनकी जो है वो ना पकड़ा जाए इसके डर से जो है इन्होंने यहाँ इंदौर में अपना बेस बना रखा था। और कुछ नाम भी सामने आए हैं जिसके कहने पे ही पूरा यहाँ पे बेस संचालित हो रहा था। तो उस संबंध में पृथक से जो है जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने सुदामा नगर से सट्टेबाज विशाल मेहता निवासी को गिरफ्तार किया था। उसके बड़े सटोरिये राजगुरु बिट्ट से लिंक मिले थे। पुलिस ने विशाल की बड़ी मात्रा में नकदी, गोल्ड सहित 1 करोड़ की सामग्री जब्त की है। पूछताछ में विशाल ने बताया कि दुबई, सिंगापुर से संचालित हो रहे एसएस एक्सचेंज नामक वेबसाइट पर वो कई सालों से सट्टा संचालित कर रहा है और सट्टे से मिले लाखों रुपयों को सोने में तब्दील कर देता था ताकि पकड़ा न जा सके। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में मंडला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक देव सिंह सयाम का टिकट काटकर पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके को टिकट दी है। सूची जारी होने के बाद मंडला भाजपा कार्यालय पहुंची संपत्तिया उइके का पार्टी कार्यालय में फूल माला भेंट कर बधाई दी गई। वहीं जोरदार आतिशबाजी भी की गई। संपत्तिया उइके ने मीडिया को दिए बयान में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा है कि जिस तरह से महिला आरक्षण पर भाजपा कहती है वह करके भी दिखाती है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए संपत्तिया उइके ने कहा कि कांग्रेस केवल कहती है, करके नहीं दिखाती है। संपत्तिया उइके ने कहा कि पूर्व विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है और जो विकास कार्य छूट गया है उसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठकर पूरा करेंगे। मंडला जिले की तीनों विधानसभा सीटों को जीतने का दावा संपत्तिया उइके ने किया है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वर्ष 2013 में मेरे पति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वे जीत का दावा कर रही हैं। इस बार में, चूंकि पिछले बार 2013 में भी मैं विधानसभा लड़ी थी, दुर्भाग्य से ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। अगस्त के लास्ट महीने में 21 तारीख को मेरे मिस्टर शांत हुए और उस समय में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि शायद मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उस समय में 2013 में प्रत्याशी के रूप में भेजा था। मैंने जनता जनार्दन के बीच में गई, हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं था, तो मैंने 2700 वोट से हारी थी। कि एक महिला के लिए पति का दुख सबसे बड़ा दुख होता है और उस दृष्टि में मेरे हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे, पर फिर भी मैं मजबूरी की तरह में गई और कुछ पंचायतों में जा भी नहीं पाई, पर इस वजह से मैं हार गई। पर इस बार पूरी ताकत लगाऊंगी कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने विश्वास किया है, उस विश्वास में मैं पूरी तरह से खड़े उतरूंगी। आइए अब डालते हैं नजर संपत्तिया उइके का कैसा रहा राजनीतिक करियर। 1990 से 1998 तक वे टीकरवाड़ा सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका रही। 1999 में टीकरवाड़ा से सरपंच चुनाव लड़ा। जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीता। 2003 से 2004 और फिर 2009 तक वे अध्यक्ष रहीं। विधानसभा मंडला 2013 में भाजपा से लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संजीव उइके से हार का सामना हुआ। भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाकर वर्ष 2017 में भेज 2022 तक राज्यसभा की सदस्य रही। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के विधानसभा सीट के लिए जनता कांग्रेस के प्रत्याशी शमशुल आलम ने दलबल के साथ शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनका फॉर्म निरस्त हो गया, जिससे आक्रोशित होकर जनता कांग्रेस के प्रत्याशी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। राजनांदगांव जिले की विधानसभा सीट के लिए जनता कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद सवाल उठ रहे हैं। जनता कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने नामांकन दाखिल करने से पहले बारीकी के साथ जांच कर हस्ताक्षर किया था और मेरे वकील के द्वारा भी जांच करने पर कोई त्रुटि नहीं निकल रही थी। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र को प्रस्तुत करने पर उन्होंने भी फॉर्म का पूर्ण रूप से जांच कर त्रुटि मुक्त जमा किया था, लेकिन मुझे रिटर्निंग अधिकारी ने बुलाकर कहा कि नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रत्याशी शमशुल आलम ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रस्तावक की जगह पर जो हस्ताक्षर किया गया था उसमें व्हाइटनर का उपयोग कर निरंक लिखा गया है। अचानक से सर ने बोला कि प्रस्तावक के जगह में आप लोगों ने तो साइन नहीं किया, इतनी बड़ी त्रुटि आप लोगों ने कर दिया, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। मैंने बोला सर हम लोग तो हर जगह साइन किए थे और कल आप चेक किए और आपने ये भी बोले कि ऑप्शन ये है कि आपने ये भी कहा कि जो भी त्रुटि बची रहेगी उसको अपन सही करा लेंगे। तो अब इनका कहना है कि त्रुटि मतलब वो नहीं होता कि हम साइन को देखेंगे या जो भी है। फिर बाद में बोले कि नहीं हो सकता, आप अपने हिसाब से देख लो क्या कर सकते हो,
ऐसा एसडीएम साहब ने बोला है। लेकिन अभी जब हम लोग ने कॉपी देख रहे तो जिस जगह में साइन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो मैंने कल देखा था कि साइन वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे निरंक लिखा हुआ है और उसके पीछे में वाइटनर लगा हुआ है। तो मुझे ये डाउट है कि या तो वो पेज हटाया गया है या तो उस पेज के साथ कुछ गड़बड़ की गई है ताकि मैं यहाँ से चुनाव न लड़ पाऊँ। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। उज्जैन के शमशान घाट में तंत्र मंत्र क्रिया के वायरल हुए वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह क्रिया प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को फिर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। विजयवर्गीय ने कहा है कि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, जिसका जनता पर और कर्म पर विश्वास नहीं है और जिस पर जनता भी विश्वास नहीं करती, ऐसे लोग ही तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। उज्जैन के शमशान में तंत्र मंत्र क्रिया को कमलनाथ के लिए कराने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर हुए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, जिसका कर्म पर विश्वास नहीं रहता, जिनका जनता के ऊपर विश्वास नहीं है और जनता का भी जिन पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से राजनीति में सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता सेवा सबसे बड़ा मंत्र है, उस मंत्र को साथ में रखकर भाजपा जनता की सेवा करती है। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है, जिसका कर्म पे विश्वास नहीं रखता है, जिनका जनता के ऊपर विश्वास नहीं हो, जनता का भी जिनके ऊपर विश्वास नहीं हो, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से राजनीति में सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। पर जनता सेवा सबसे बड़ा मंत्र है। बता दें कि नवरात्रि में इन दिनों उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर देर रात विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर कमलनाथ को सीएम बनाने और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। 6 तांत्रिक रात के सन्नाटे में शमशान घाट पर बंगलामुखी, भैरवी, भैरव और पुतली साधना के साथ धधकती चिताओं के बीच कमलनाथ की फोटो लेकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इसमें तांत्रिक नींबू, शराब और अन्य सामग्रियों के साथ भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के सामने तंत्र साधना कर शाबर मंत्र पढ़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जनसंपर्क कर रहे हैं। कन्या पूजन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान मां पर आधारित गाना भी गाया। कैलाश विजयवर्गीय के कारण इंदौर का पूरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 1 के इर्द गिर्द आकर टिक गया है। विजयवर्गीय के कारण ही यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। इंदौर से देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा में चुनावी संग्राम चरम पर है। कांग्रेस ने गुलाब कमरों को तो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी के विवादित बयान को लेकर गुलाब कमरों ने पलटवार किया है। भरतपुर सोनहत में कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों ने पलटवार करते हुए कहा कि भरतपुर में गुंडा राज नहीं, यह भगवान राम का स्थान है। प्रेमनगर में गुंडा राज है, जाकर देख लो अधिकारी किस तरह से डरे हुए हैं। बलरामपुर में जनपद सीईओ और तहसीलदार को बेल्ट से पीटने की बात सामने आई थी, एवं उदयपुर में जनपद सीईओ को किस तरह बेल्ट से पिटाई की गई थी। गुलाब कमरों ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं इस तरह के विवादित बयान से बचता हूं। उनके व्यवहार के विषय में आप सबको पता है ना, तो आप देख लीजिए बलरामपुर में जनपद सीईओ और तहसीलदार के ऊपर किस तरह से बेल्ट से पीटने की बात आई थी। उदयपुर में जनपद के सीईओ को किस तरह से पिटाई किया गया था, जिसके कारण आज भी बेल्ट लगता है। प्रेमनगर में जाके पूछ लीजिए अधिकारी कर्मचारियों को किस तरह से है। इसलिए उनका व्यवहार ही ऐसा है और मेरा व्यवहार सीधा साधा, हम सज्जन है, विवादों से हम दूर रहते हैं। वहीं भाजपा की उम्मीदवार रेणुका सिंह ने कहा कि जब जब आतंक बढ़ता है ऐसे ही अवतार होते हैं। मैं कोई भी काम खुद के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं, जनता के लिए करती हूँ। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत होगा तो रेणुका सिंह कभी चुप नहीं रहेगी। जब जब आतंक बढ़ता है तो ऐसे ही अवतार होते हैं। मैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं करती हूँ। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत होगा तो रेणुका सिंह न कभी चुप रही है न चुप रहेगी।
चुनावी माहौल गर्म है और मतदाता भी खामोश। अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है और किसको देगी अपना आशीर्वाद। भरतपुर से सुनील सिंह, इंडिया टाउन न्यूज। मंदसौर जिले के गरौठ में एक गोदाम में अवैध रूप से रखे पटाखों को लेकर पुलिस व प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। गोदाम में रखे हुए अवैध रूप से 95 बॉक्स में तकरीबन 20 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं, जिसके बाद गोदाम के मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया है। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता को उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर के गरोठ में प्रशासन को देर रात्रि में सूचना मिली थी कि एक गोदाम में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना पर सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान 95 कार्टून में अवैध भंडारण किए 20 लाख के पटाखे जब्त किए गए हैं। जब इनके बिल व लाइसेंस के बारे में गोदाम मालिक से बात की गई तो उसके द्वारा किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आज एक सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि गरोठ में अवैध और बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। तो हमारे द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई, साथ में टीम में लेकर संयुक्त कार्रवाई की गई हमारे द्वारा। तो मौके पर जाकर जिस व्यक्ति ने भंडारण कर रखा था उसको नोटिस पत्र दिया गया। तो उससे उसके भंडारण का कोई परमिट, लाइसेंस उससे पूछा गया तो उसके पास ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं था। उसको सारा भंडारण उसका अवैध था। उसके पास उन पटाखों का कोई बिल भी नहीं मिला। तो हमारी पूरी संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उस पे एक बड़ी मात्रा में पटाखों की बहुत बड़ी मात्रा जब्त की है। मंदसौर से ललित शंकर ढाकड़, इंडिया टाउन न्यूज। सिरोंज में एक और जहां प्रशासन मतदान जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि मतदान का आंकड़ा बढ़े, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 के निवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दशकों पुरानी इनकी पानी निकासी की समस्या का हल नहीं होने के चलते सभी ने चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया है। सिरोंज में एक और जहां प्रशासन मतदान जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि मतदान का आंकड़ा बढ़े, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 के निवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दशकों पुरानी इनकी पानी निकासी की समस्या का हल नहीं होने के चलते सभी ने चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया है। सिरोंज नगर के वार्ड नंबर 10 भवानी नगर में अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने वार्ड के अंदर जगह जगह मतदान बहिष्कार के बैनर टांग दिए हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि लगभग 15 से 20 सालों से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ की समस्या पानी निकासी की है। हमारे मोहल्ले में से पानी की निकासी नहीं होती। जगह जगह नालियों का पानी जमा हो रहा है। गंदगी और कीचड़ के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और कीचड़ के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मच्छरों का भारी प्रकोप है। आने जाने में परेशानी होती है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को। जहाँ की समस्या जो है पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ पानी निकालने का रास्ता नहीं है कहीं भी। जी है बात, पानी का निकास चाहिए। कितनी बार से हो गई यहाँ पे? कम से कम 15-20 साल हो गई, जब से ऐसा का ऐसा है। वो पानी भरने की नालियों का जो पानी जाता है ना, उधर जाकर वो इकट्ठा हो जाता है। उसका कोई रास्ता नहीं है। नहीं करेंगे? नहीं, मतदान कोई भी नहीं करेगा इस वार्ड का। वार्ड वासियों का कहना है कि बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे परेशान होकर हमने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होता, हम मतदान नहीं करेंगे। नाली का पानी भरने की समस्या 15 साल से अधिक पुरानी है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि नगर पालिका, SDM, विधायक सबको समस्या से कई बार अवगत करा चुके हैं, मगर बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ी। चुनाव के समय चुनाव बहिष्कार के पैतरे से शायद बात बन जाए और समस्या हल हो जाए, इसलिए वार्ड वासियों ने यह कदम उठाया है। समस्या ये है कि यहाँ पे कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी विधायक, कोई भी SDM, कलेक्टर कोई भी ध्यान नहीं देता इस तरफ। हम परेशान हो गए। 25 साल से 30 साल से यहाँ के रहवासी हैं। एक भी पैसे की सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। कितने सालों से ये समस्या है? ये समस्या कम से कम 25 साल हो गए। कितनी जगह शिकायत कर चुके हैं? यहाँ पे SDM, तहसीलदार, नगर पालिका, विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय सबको कर चुके, नहीं सुनवाई होती, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। वार्ड वासियों के चुनाव के बहिष्कार के ऐलान पर प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई चुनाव कार्य में तो कोई चुनावी दौरों में व्यस्त है।
सिरौन से जफरुल्ला, इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां सजा है माता रानी का ऐसा दरबार जहां श्रद्धालु सबसे पहले करते हैं भारत माता की जयकारा, फिर होती है देवी की आराधना। यह दरबार देश की एकता की मिसाल पेश कर रहा है। नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हम आपको एक ऐसे देवी दरबार पर लेकर चलते हैं जहां का देवी दरबार नरसिंहपुर जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरबार में आने वाले भक्त सबसे पहले माता की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान कर सलामी देकर भारत माता की जयकारा लगाते हुए मां दुर्गा का पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों को कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा रहे, राष्ट्र धर्म पहले, उसके बाद सनातन, दोनों की रक्षा के लिए प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रगान किया जाता है। यहाँ पर भगवती माँ भारत माता के लिए सभी यजमान 7 बजे से राष्ट्रगान होता है और भारत माता के लिए राष्ट्र सलामी दी जाती है। ये तो सभी हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसा कार्य किया जाता है कि सभी एक हों, सभी में एकता हो। इस भाव से सभी यजमान हमारे भारत माता का राष्ट्रगान करते हैं और भारत माता को सलामी देते हैं। देवी दरबार प्रांगण में ग्रामीणों द्वारा 501 फुट में लंबी गहरी गुफा बनाई गई, जिसके अंदर 64 देवी देवताओं की आकर्षण प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। ऐसे दिव्य दरबार के दर्शन करने जहां हजारों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात देवलोक के अंदर आ गए हों। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट, राष्ट्रगान के बाद देवी आराधना। राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के बाद ही धर्म है। अगर राष्ट्र रहेगा तभी धर्म रहेगा। ऐसा संदेश हम देना चाहते हैं कि विशेष ध्यान राष्ट्र पे रहना चाहिए सभी का, और सभी राष्ट्र प्रेम सभी के लिए रहना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये संदेश देना चाहते हैं कि अखंडता में एकता बनाए रखते हुए सभी देश को हम एकजुट करना चाहते हैं, सभी समाजों को, हिंदू मुस्लिम को, और यही हमारा संदेश है कि सब लोग एकता में, अखंडता न करें, एकता में रहें। भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनेकता में एकता का संदेश देते हुए ग्रामीणों की पहल की चारों ओर सराहना हो रही है। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। भिंड विधानसभा से कांग्रेस ने चौधरी राकेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर भरोसा जताया है, जिससे कार्यकर्ता एवं समर्थकों में काफी उत्साह दिख रहा है। इस दौरान उन्होंने शहर में भव्य रैली निकालकर उनका स्वागत किया। भिंड विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत कर मुरैना के दिमनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा, भिंड का सैनिक स्कूल वे रिटोरा से निजी जमीन के पास ले गए। अब यदि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मेडिकल कॉलेज भिंड मुख्यालय पर ही खुलेगा। नरेंद्र तोमर जो सैनिक स्कूल अपनी जमीन के पास में ले गए हैं रिठौरा में, ये कोई कह पाता है? मैं कह रहा हूँ, सैनिक का स्कूल हमारा था, हमारी अधिकार था, जिसको नरेंद्र तोमर रिठौरा कला में अपनी जमीन के पास ले गए। सैनिक स्कूल को जो रिठौरा कला ले गए नरेंद्र तोमर, मैं भिंड लेके आऊंगा। मेडिकल कॉलेज भिंड सदर का। भिंड से आदित्य द्विवेदी, इंडिया टाउन न्यूज। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।